नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि प्रबंधन के कार्य, अर्थात हम क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन की अगर हम बात करें, तो अगर शैक्षिक प्रबंधन को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली कक्षा को आप अवश्य देखें और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम उसके कार्यों को हम संपूर्णतया देखेंगे, जो प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं। दरअसल शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को जानने से पहले इसको हम जान लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन दरअसल होता क्या है। तो एक लूथर गुलिक, कौन? लूथर गुलिक जो थे, लूथर गुलिक की परिभाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसमें, तो इस शैक्षिक मैनेजमेंट में, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन में। अब इन्होंने क्या कहा, अर्थात लूथर गुलिक ने कहा कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, तो एक सत्ता है। सत्ता, समझिए इस बात को, क्या है? सत्ता का औपचारिक ढांचा। सत्ता का क्या है? औपचारिक ढांचा है। ये सत्ता का एक औपचारिक ढांचा है जिसमें क्या होता है, एक ये निश्चित उद्देश्य इसके होते हैं। क्या होते हैं? तो निश्चित उद्देश्य होते हैं। क्योंकि भैया किसी भी संस्था को आगे चलाने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है। उस लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य को बनाते हैं। और उस निश्चित उद्देश्य को बनाने के लिए, इस निश्चित उद्देश्य को एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राप्त करने के लिए, इन निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से, समझिए इस बात को, कि इसको निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से जो भी विभागीय कार्य हैं, क्या हैं? विभागीय कार्य। आप इसको पहले दे सकते हैं, कोई बात नहीं। इस विभागीय कार्य को आप यहां दे सकते हैं और इसको आप यहां दे सकते हैं। तो विभागीय कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको विभाजित करते हैं, उसको विभाजित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं और उसको समन्वित करते हैं। अब यहां देखिए शैक्षिक प्रबंधन क्या करता है। अब कोई भी संस्था है, उसकी एक औपचारिक एक ढांचा है। उस औपचारिक ढांचा के तहत हम जो भी विभागीय कार्य होते हैं उसको क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करके उसको हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। अर्थात उसको हम क्या करते हैं कि कैसे क्या होना है, उसको बिल्कुल हम अलग अलग करते हैं, विभाजित करते हैं। उसको हम परिभाषित करते हैं कि कैसे कार्य हैं, कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। और बाकी हम समन्वयन का कार्य करते हैं, अर्थात उसको समन्वित करने का कार्य करते हैं, एकत्रित करने का कार्य करते हैं, उसको सामूहिक रूप से उसको कार्य में परिणत करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी संस्था ऊपर की दिशा में, अर्थात अप ट्रेंड में चलने लगता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा हम किसी भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो भी विभागीय कार्य होते हैं उसको हम क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से सजाने के पश्चात हम क्या करते हैं? उसको विभाजित करते हैं, कार्यों का विभाजन करते हैं, कार्यों का क्या करते हैं? उसको परिभाषीकरण करते हैं और फिर उसका समन्वयन करते हैं। तो मुख्य तौर पर यह शैक्षिक प्रबंधन के तहत आता है। अब हम यहाँ पर जो आपको बताए हैं कि मुख्य तौर पर हम क्या आज बताने वाले हैं, तो कार्य बताने वाले हैं। तो कार्य बताने वाले हैं, तो इसमें जो कार्य होते हैं, तो इस कार्य में सबसे पहला आता है क्या? संगठन। संगठन आता है। दूसरा आता है निर्देशन। निर्देशन। तीसरा है, फिर है नियुक्ति करना। नियुक्ति करना, फिर समन्वय,
समन्वय के बाद नवाचार और छठा है मूल्यांकन। अब यहाँ पर देखिए कि जब शैक्षिक प्रबंधन हम करते हैं उसके कार्य मुख्य तौर पर ये 6 प्रकार के कार्य होते हैं। ये 6 प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें सबसे पहला आता है संगठन। संगठन का क्या मतलब है? संगठन का मतलब है एकत्रीकरण, अर्थात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो बिखरे हुए चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं? संगठित करते हैं। तो संगठित में एक समन्वित रूप आ जाता है, एक संपूर्ण रूप आ जाता है। उसको संगठित करने में जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम निश्चित उद्देश्यों का पालन करते हैं और उसको सफल बनाने के लिए एक संगठन मतलब उसको सुसज्जित बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। और उस संगठन के तहत हम क्या करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं, जितने भी इस संस्था में विद्यमान लोग हैं उसको एकत्रीकरण करने का कार्य करते हैं, एक साथ मेलजोल बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें कि समन्वित भावना हो, अर्थात कोई किसी से बैर ना रखे, कोई किसी से जलन ना रखे, सब अपने आप में खुश रहे। अर्थात जब किसी भी संस्था में जितने भी उसके कर्मी होते हैं वो अपने आप में प्रसन्नचित्त रहते हैं, वो किसी से कोई किसी का विरोधाभास अगर नहीं होता है तो उस संस्था में आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर वो संस्था बहुत तेज़ी से विकास होती है। हम एक उदाहरण देते हैं टाटा का। टाटा की जो भी मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा, और टाटा के ग्रुप में एक माना जाता है कि वो एक ऐसा संगठन है टाटा जिसमें क्या होता है कि जितने भी कर्मी होते हैं, आप टाटा के संगठन में कभी भी मैक्सिमम मतलब नॉर्मली आप कभी भी ऐसे विरोधाभास का सामना आप नहीं देखते होंगे कि उस संगठन ने पूरे फैक्ट्री के लिए अपना स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप मैक्सिमम संगठन में देखते होंगे कि ऐसा होता है, विरोधाभास होता है। लेकिन टाटा ऐसा नहीं करने देता है। क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि उसको इतना सब कुछ से खुश रखता है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग जो चीज़ें या सुविधाएं हों मुहैया कराने में उससे संबंधित हो, वो इससे इतना उसको संगठित करता है, उसको इतना समन्वित करता है, मेलजोल आपस में इतना बढ़ाता है कि वहाँ पर क्या होता है कि विरोधाभास नहीं होता है। और जब विरोधाभास नहीं होगा, कर्मी सब खुश रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसके कार्य भी दोगुने होंगे। और जिसके कारण से आप देखेंगे तो टाटा निश्चित तौर पर क्या करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। तो ये संगठन होता है। फिर निर्देशन क्या होता है? निर्देशन वह होता है जिसमें कि किसी भी संस्था के जो मुख्य तौर पर जो सत्ताधारी सदस्य होते हैं या ऊपर बैठे जो लोग होते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन के कार्य देख रहे होते हैं, उनके द्वारा जितने भी विभागीय कर्मी हैं, जितने भी विभागीय कर्मी हैं, उन कर्मियों को ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको किस प्रकार से करना है। उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको उस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी एक संस्था होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं और सारे विभाग में अलग अलग प्रकार के कर्मी होते हैं। उन सारे कर्मियों को हम उसमें क्या करते हैं, इसके माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से जो जिसका काम है उसको हम बताते हैं कि उसको कैसे करना है, उसको कब करना है, उसको किस प्रकार से करना है, उसको कहाँ कहाँ पर सारी दिक्कतें आती हैं, ये सब सारी चीज़ें उसको निर्देशित किया जाता है। नियुक्ति करना, ये तो सभी लोग समझते होंगे कि नियुक्ति करना, कोई भी जो संस्था होती है उसमें नियुक्ति एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अब जैसे कोई भी किसी भी संस्था को आगे बढ़ाना है तो उस संस्था से संबंधित, अब जैसे हम यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की बात करते हैं तो शैक्षिक संस्था को ले लेते हैं। अब शैक्षिक संस्था में अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है तो हमें अगर टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो हमें उसके क्वालिफिकेशन को देखना पड़ेगा कि उसने 10th में कितना पाया है, उसने 12th में कितना पाया है, उसने बीएड में कितना पाया है, उनका ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, उसके स्नातकोत्तर में कितने हैं,
और उतने ही नहीं, उनके पास कैसा अनुभव है, उनके पास कैसी शैली है, उनके पास कैसा मतलब सारा कुछ, उनके पास कैसा अनुभव है, मतलब सारा कुछ उन पर ये नियुक्ति प्रोसेस में हम सारा कुछ वहाँ पर देख लेते हैं, भांप लेते हैं और पश्चात उसके हम नियुक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम ऐसा कार्य करते हैं, ऐसी नियुक्तियाँ करते हैं, तो क्या होता है कि मतलब हमारी जो संस्था है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब हम एक खैर वो सरकारी चीज़ें हैं और शायद उस पर उसका विपरीत असर हम पर पड़ सकता है, हम उसका उदाहरण नहीं देंगे। तो खैर, लेकिन अगर मान लीजिए कि नियुक्ति अगर करना है, संदर्भित बात को समझिए कि अगर मुझे नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति में हम तदयोग्य अर्थात जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग लोगों में क्या कुशलता है, क्या उनमें अनुभव है, क्या उनमें डिग्री है, उनकी क्या कुशलता है, क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, उन योग्यताओं, क्षमताओं, अनुभवों को देखते हुए जब हम उस प्रकार की नियुक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर उस संस्था के लिए वो क्या होता है, वो अग्रतर होता है, उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब समन्वय का मतलब होता है मेल जोल करना, एकत्रीकरण करना। अब समन्वय का मतलब है जैसे मैंने कहा कि एक कोई भी संस्था है उसमें विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। तो विभाग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं। तो सारे तमाम विभागों को एक साथ एक प्रकार से एक सूत्र में बांध करके रखना ही समन्वयन का कार्य होता है। ये सबसे बड़ा प्रबंधन का कार्य होता है। प्रबंधन में बैठे जो टॉप के व्यक्ति होते हैं उनका कार्य होता है कि ये किसी की भी कठिनाइयों को समझें, उचित जानें और उसके जो समस्याएं हैं उसको समाधान करें। तो निश्चित तौर पर उस संस्था में जो समन्वयन की क्षमता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और जैसे कि ये विभाग है, अब अगर सारे विभाग को वो संतुष्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि वो सारे विभाग अपने आप से वो 100% नहीं 1000% देगा और 1000% देने के बाद वो संस्था बहुत तेज़ी से विकास करने में सफल होगा। फिर आता है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है कि तार्किक चीज़ों को बढ़ावा देना। अब नवाचार क्या होता है भैया? तो नवाचार वो सब कुछ इस पर निर्भर करता है, हमारे मनोमस्तिष्क पर निर्भर करता है, हमारे चिंतन पर निर्भर करता है, हमारे तार्किक विचारों पर निर्भर करता है। हम ऐसी छूट दें अपनी संस्था में, जो हमारे लोग हैं उनको ऐसे छूट दें कि आप अपने तार्किक विचारों को देखिए, उसको परखिए और उसको सुसज्जित करके हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में आप मददगार। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज के समय में नवाचार से संबंधित जो रिसर्च है, विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस रिसर्च के माध्यम से जो हमारे तार्किक पक्ष हैं, समझिए, अब उन तार्किक पक्षों को जब हमने अप्लाई करके देखा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो कुल मिला करके वो रिसर्च कहलाता है। इतना मतलब एक संक्षेपीकरण की भाषा में हम कह रहे हैं कि जो अब मान लीजिए कि आज तक वो चीज़ नहीं हुआ और हमारे मनोमस्तिष्क में आया, वो चिंतन आया कि हम अगर ऐसा करें तो बच्चों के लिए बहुत तेज़ी से बच्चों को बहुत तेज़ी से सिखाया जा सकता है। अब हमने बच्चों पर अप्लाई करके देखा। अब बच्चों पर जब हमने अप्लाई करके देखा तो हमने वाकई पाया कि वो जो चीज़ें हमने की थी उसके माध्यम से बच्चों का ज्ञान बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अब उसी को तो हम रिसर्च कहते हैं। तो नवाचार के माध्यम से हम अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं। और फिर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का अर्थ है कि अब इसमें मूल्यांकित करना कि हम किस विभाग में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एक तो विभाग के तौर पर हम देख सकते हैं कि फलाना जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कैसा परफॉर्मेंस, मतलब प्रत्येक अलग अलग डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। पहली चीज़ तो ये मूल्यांकन हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे जो अलग अलग जो क्या हैं यहाँ पर विभाग हैं, उस विभाग में भी जो कर्मी हैं वो कर्मी में कौन किसका जो
ये प्रदर्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसका मीडियम है, किसका बहुत ज़्यादा निम्नतर है, तो उन सारी चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा निम्नतर है तो हम उनको पहले तो क्या कर सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ावा दे करके उनको सिखाने का कार्य कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर उस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो रहा है तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ये भी देखते हैं कि नहीं, हमने उनको ट्रेनिंग भी दिया लेकिन वो भी सारा कुछ वेस्ट चला गया, तो हम उनको फिर बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं और जो नए लोग हैं उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ ये है कि संपूर्णतया हम अपने विभागों से जो कार्य ले रहे हैं उसको मूल्यांकित करना कि हमारा परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, हमारी गुणवत्ता किस प्रकार की है, हमारी मात्रात्मकता किस प्रकार की है। तो इन सारे पक्षों पर जब हम उसको मूल्यांकन करते हैं तो ये सारा हमारा मूल्यांकन करके, क्योंकि हम बिना मूल्यांकन के हम क्या कर सकते हैं, अपनी संस्था को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य हैं उसको आप भली भांति समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।